नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बजट उत्सव में स्वागत है आपका। 1 फरवरी बजट की तारीख अब काफी नजदीक आ चुकी है। देश की उम्मीदें बजट में होने वाली घोषणाओं पर टिकी हैं। हम अपने खास प्रोग्राम बजट उत्सव में अलग अलग वार्डों की आकांक्षाएं लगातार दिखा रहे हैं। आज हम सतना चलेंगे, वहां की महिला व्यवसायियों की बातें सुनेंगे। बजट से युवाओं की उम्मीदें क्या है ये भी समझेंगे। साथ ही कारोबारियों से उनकी डिमांड के बारे में भी बात होगी। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम बजट उत्सव सतना से। देश के केंद्रीय बजट को लेकर तमाम चर्चाएं देश में हो रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोग अब अपने अपने विचार दे रहे हैं, जो जो उनकी सहूलियतें हैं, जो जो उनकी दिक्कतें हैं। आज हम सतना शहर के अंदर उन महिलाओं के पास में आए हैं जो अपने आप में उन्होंने अपने अपने बिजनेसेस को एस्टेब्लिश किया है। ना सिर्फ एस्टेब्लिश किया है, बल्कि जो आज की जो परंपरागत दिक्कतें हैं उनको लेकर वो लगातार संघर्ष कर रही हैं, बढ़ रही हैं, और उसने अपनी मेहनत के दम पर अपना एक अलग स्थान स्थापित किया है समाज के अंदर। हमारे साथ सिमरन भल्ला हैं। सिमरन, फूड प्रोसेसिंग और फूड्स के ऊपर आप काम कर रही हैं। कैसी स्थितियां हैं पहले की, अब क्या देखती हैं? जी, पहले वुमेन एंटरप्रेन्योर तो आती ही नहीं थी कि घर से बैठ के वो मसाले, अचार, पापड़ बना के दे देते थे। बट अब धीरे धीरे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और गवर्नमेंट ने भी काफी हेल्प किया है हमको कि हम कर सके, बाहर जाके अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सके। बट कुछ चीजें हैं जो अभी भी हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। जैसे कि हमें ये नहीं पता कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कितना हमको मटेरियल चाहिए और वो हमको चाहिए सब्सिडी वाइज, तो हमें कैसे मिलेगा, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती उस चीज की। और जैसे जो हमारे साथ जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए भी काफी सेफ वर्क एनवायरनमेंट चाहिए हमको, कि वो लंबे टाइम तक हमारे साथ रह सके। वो ये नहीं बोले कि मैं शाम को 7 बजे के बाद नहीं रह सकती क्योंकि मेरा घर वाला मुझे अलाउ नहीं करता है। तो हम चाहते हैं कि एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, हमको अच्छे से नॉलेज मिले उस पार्ट पे, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जितना हमको ट्रेनिंग दे सकती है और जितना हम क्वालिटी अच्छे से अच्छी इंसान को खिला सके, हमारा मकसद हमेशा फूडिंग सबसे इम्पोर्टेंट रेलेवेंस की चीज है हमारी लाइफ के लिए। हेल्थ उस पे इम्पोर्टेंट है। जो आप काम करते हो, जो आप दिखाना चाहते हो सोसाइटी को, अगर आप क्वालिटी नहीं खाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें भी काफी कुछ चीजें जरूरत पड़ती है, तो हमें अगर वो ट्रेनिंग मिल जाएगी तो हम अच्छे से कर पाएंगे। गवर्नमेंट ट्रेनिंग देगी तो इम्प्रोवाइज होंगी चीजें। हमारे साथ अमृता जी हैं। अमृता जी, आप लंबे समय में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं। कैसा महसूस करती हैं पहले और अब में? क्या बदलाव देखती हैं और क्या भविष्य में आपको क्या आशाएं हैं? देखिए, मैं पिछले 15 सालों से आई बीन इन दिस आईटी बिजनेस। थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। डिजिटल हो गया, एवरीथिंग हैज बिकम डिजिटल फ्रॉम द पास्ट 7 to 8 years। बहुत सी चीजें उपलब्ध होती हैं, बट देन व्हेन वी आर बीइंग ऑन अ कंट्री साइड, हम छोटी छोटी उसमें जिलों से जुड़े हुए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़े शहरों को उपलब्ध होती है पर हम लोग को नहीं होती है, मतलब हम उनसे वंचित हैं। तो वी वांट कि जो गवर्नमेंट है इट शुड बी इक्वल टू ऑल। कहीं ना कहीं वो लॉस्ट हो जाती है इन बिटवीन, तो वो गैप जरूर फिल होना चाहिए। हम लोग, वी हैव पीपल, वी हैव एप्टीट्यूड, पीपल वांट टू वर्क, but the only thing is they don't get the proper channel to work for their work. वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं उसमें लैप्स हो रहा है, लॉस्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर छोटे छोटे ऑर्गेनाइज करे, शिविर लगाए, लोगों को एजुकेट करे, तो जो आम जनता है जो नहीं रीच कर पा रही है, एक तबका है जो तो रीच कर लेता है बिकॉज उनके पास सोर्सेज भी हैं और वो लोग कर भी लेते हैं, but there are still a percentage who is being abstaining from all these facilities. हमारे पास सोनाली जी हैं। सोनाली जी, कैसा महसूस कर रही हैं? पहले भी काम किया आपने, बहुत सारे वर्सटाइल आपकी प्रोफाइल अभी हमने समझी है अभी। हेलो, आई एम सोनाली। बिल्कुल, बिजनेस करना कहीं ना कहीं पहले से आसान भी हुआ है एंड पैरेलली टफ भी हुआ है। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसपे हमको काम करने की जरूरत है, या गवर्नमेंट से हमारी जो इच्छाएं हैं, जैसे कि जीएसटी एक हो गया। पहले जीएसटी नहीं होता था। मेरे को लगता है कि मैं पिछले 5 साल से क्लोथिंग बिजनेस में हूँ एंड आई एम केटरिंग वेरी वेल इन सतना। मुझे लगता है पहले जीएसटी नहीं होती थी, बट अभी जीएसटी में भी बहुत वेरिएशंस हैं। 1000 से नीचे के फैब्रिक पे 5% जीएसटी है, उसके ऊपर 12%। तो मुझे लगता है कपड़ा एक बेसिक नेसेसिटी है जो गवर्नमेंट को जीएसटी इक्वल करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी रखनी चाहिए जिससे कि हम बजट फ्रेंडली भी केटर कर पाए।
फैशन इंडस्ट्री। जीएसटी को लेकर तो वैसे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको ईज की मांग सभी वर्टिकल्स के लोग मांग कर रहे हैं। बाकी ये है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो हम तक आ ही नहीं पाती है, तो अभी मैम ने भी बोला, सबने बोला, तो वो भी एक बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिससे और रीच बढ़े और हम उससे ज्यादा से ज्यादा लेकिन पहले की तुलना में अगर आप पहले से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ब्रॉडन हो गया ना मार्केट, अगर ग्लोबल मार्केट को आप अप्रोच कर सकते हैं। सतना में बैठ के भी हमारा ऑल ओवर इंडिया पार्सल्स जाते हैं, लोग हमसे शॉप करते हैं, सो इजी तो हुआ है, मैंने फर्स्ट टाइम में यही बोला, इजी तो हुआ है कहीं ना कहीं, बट ऐसी बहुत सारी चीजें अभी भी हैं जिन पे वर्कआउट करने की आवश्यकता है। प्रियंका, आप इंटीरियर में काम कर रहे हैं, फैशन स्टाइल में काम कर रहे हैं लंबे समय से, है ना, यंग एंटरप्रेन्योर हैं, सतना में आप काम कर रहे हैं, तो पहले चूंकि छोटा शहर है, पहले दिक्कतें भी आई होंगी व्यवहारिक रूप से काम करने में, एक्सेप्टेबिलिटी में भी एक इश्यूज आते हैं, अब पहले और अब में कितना बदलाव पाते हैं? तो एक्सेप्टेबिलिटी में मेरे को लगता है, मैं जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैं फैशन स्टाइलिस्ट, तो जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ वो एक्सेप्टेबिलिटी में तो अभी भी प्रॉब्लम जाती है, बट जैसे मैं इसके पहले लास्ट ईयर माय डॉटर वाज बोर्न, तो उसके पहले तक मैं गुड़गांव में काम कर रही थी और वहां पे सारी चीजों की फैसिलिटी वगैरह बहुत ज्यादा थी, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा थी। आप एक छोटे सिटी से बिलोंग कर रहे हो, प्लस यू बिलोंग टू एन इंडस्ट्री जहाँ पे लोगों को उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं, तो अपने आप की चीजों को, सर्विसेज को सेल करना एक बहुत बड़ी डील हो जाती है यहाँ पे। समझा पाना कि हम कर क्या रहे हैं, बहुत बड़ी डील है कि हमें यहाँ पे स्टाफ नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे ऑफिसेज नहीं मिलेंगे। जैसे मुझे नहीं पता था कि गवर्नमेंट के थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होते हैं, तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ फ्रेंड और उसने मुझे रैंडमली बताया कि मैं इंक्यूबेशन सेंटर गया हुआ, स्मार्ट सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर, एग्जैक्टली स्टार्टअप्स तो के मुझे लिए। नहीं पता है कि ऐसा कुछ है। अब अगर मैं इंक्यूबेशन सेंटर गई तो आप भले मुझसे एक अमाउंट चार्ज कर लो, बट गिव मी अ प्राइवेट ऑफिस। आई डोंट हैव, उन्हें एक छोटा सा क्यूबिकल दे रखा है, बट आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल सिटिंग इन दैट क्यूबिकल, क्योंकि मेरे को प्राइवेसी चाहिए, मुझे अपने क्लाइंट्स के साथ हमारे बिजनेस के लिए। सो आई नीड दैट प्राइवेसी, आई नीड पीपल whom आई कैन टॉक टू, बट मुझे कोई भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स। तो सतना प्लस यू आर अ वुमेन, तो ऐसे में काम करना बहुत बड़ी डील होगी कि आप अपना घर भी देख लो, आपके पास फैसिलिटीज भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कर तो पा रही हैं आप। अच्छा, वो चैलेंजिंग है ना, वो तो हमारे लिए खड़े रहना, वो तो हमारा पैशन है ना कि हमें खड़े रहना है अपने लिए, बट चैलेंजिंग है बहुत ज्यादा। हमें कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं पता। अब अगर आप कुछ भी नई सर्विस लेने जा रहे हो तो क्लोथिंग इंडस्ट्री वालों के पास पर्क्स है, फूड इंडस्ट्री वालों के पास पर्क्स है, हमारी इंडस्ट्री को तो कोई जानता ही नहीं, तो पर्क्स की तो बात ही छोड़ दो आप। हाँ, तो उसमें जो है अभी सरकार की तरफ से भी चूंकि स्कीम्स होती हैं, लेकिन उनकी हमें अवेयरनेस कैसे पता पड़ेगी ना वो स्कीम्स के बारे में। जैसे आपने एमएसएमई बोला, हमारी आपकी बात एमएसएमई, तो मैं अपने हस्बैंड से बात करी थी, ही बिलोंग्स टू फूड इंडस्ट्री, उसने बोला कि एमएसएमई के थ्रू अगर हम लोग कोई एग्जीबिशन लगाते तो उनको रिबेट मिलता है। मुझे कुछ पता ही नहीं है ऐसी कौन सी चीजें हैं। अब सरकार की, हम रील्स में देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, सरकार की बहुत सारी चीजें निकली हुई है कि अगर आप विमेन एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपको इतना मिलेगा, अमाउंट इतना मिलेगा। हमें कैसे पता पड़ेगा? हम उस रील के थ्रू किसी लिंक पे जाएंगे, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, हमें कोई फाइनल आंसर नहीं मिल रहा होता। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो चीजें हैं, उनसे कन्फ्रंटेशन में कहीं ना कहीं जो एक कम्युनिकेशन गैप है, बहुत बड़ा गैप है, छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा लूप होल है व्हिच नीड्स टू बी फिल्ड। सिमर, आप क्लोथिंग इंडस्ट्री से हैं, कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं पिछले 3 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं। पहले और अब में कितना डिफरेंस पाती है? इनिशियली तो टफ था वर्क करना, बट धीरे धीरे अपन ने सेटल किया है अपना वर्क, बहुत अच्छे से सेटल हो गया है जी, अपन बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि अगेन वही है कि सतना एक छोटा टाउन है और ऊपर से अपन के पास जीएसटी एंड ऑल का बहुत मार्जिन एक उसमें ले जाता है वर्क, मतलब जीएसटी एक बहुत बड़ा अमाउंट लेता है 12% हमारा, तो थोड़ा टफ है वर्क करना। जीएसटी के साथ कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी इश्यूज हैं, इश्यूज है वो तो डेफिनेटली। लेकिन जीएसटी पे तो लगातार देख रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लगातार रिकंसिडरेशंस हो रहे हैं जीएसटी के हाँ, फील्ड में। बट जैसे सोनाली भी क्लोथिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं, तो उनको पता है, पर शी यूजुअली वर्क इन कैजुअल आउटफिट्स, पर मैं मोस्टली वर्क करती हूँ पार्टी वेयर आउटफिट्स, तो मुझे हर एक आउटफिट पे 12% जीएसटी देना थोड़ा टफ पड़ता है। जीएसटी पे आ रहे हैं। प्रियंका, ये यहाँ पर ये जो चूंकि छोटे शहर हैं, यहाँ पर एमएसएमई को लेके जैसे अपन बात कर रहे थे, तो एमएसएमई को लेके अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मेरा हस्बैंड इज इनटू दिस कि वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज पे काम करेगा या बहुत ज्यादा सीएस के साथ बैठेगा, तो उसको इन सारी चीजों को नॉलेज, इन सारी चीजों को लेके नॉलेज उसको मिल जाती है। बट अगर हमारी आदत नहीं है सीए के साथ बैठने की, या किसी नॉलेजेबल इंसान को हमारे फ्रेंड ग्रुप में नहीं है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा? और रील्स में तो आपको ऑलरेडी इतनी रैंडम इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हर रैंडम इन्फॉर्मेशन की जड़ तक नहीं पहुंचना चाहोगे ना, कि ये हमको जेन्युइनली गवर्नमेंट का बंदा है, हमको वो चीजों का पर्क देगा नहीं देगा, जेन्युइनली उस तक नहीं पहुंच पाओगे आप। तो बहुत लूप होल है। नीदर यहाँ पे कोई इतना नॉलेजेबल इंसान है कि
आप बड़े सिटीज में, जैसे मैं इसके पहले गुड़गांव में काम कर रही होती थी, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा सोशल ग्रुप्स चल रहे होते हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं। सीए वालों के चल रहे हैं, कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वो है, कि अगर आपको जनरली बैठ के, इफ यू आर अ यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो कौन सी पर्क्स ले सकते हो, क्या है। इंदौर एंटरप्रेन्योर नेटवर्क में मैं इससे पहले जुड़ी हुई थी, मैं वहाँ पे रहती थी, तो वहाँ पे लोग बैठ के बात कर रहे हैं। सतना में तो हमारे पास ये भी एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे ऐसे कोई क्लब्स नहीं है जिसमें लड़कियां बैठ के आपस में बात कर पाए, जहाँ पे एक कॉमन ग्राउंड पे ऐसा डिस्कशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फैमिलीज और हस्बैंड्स भी आपको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करे। मुझे टू बी ब्लेस्ड, आई एम सब, मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा होता है, पर बाकी जितने फ्रेंड्स से मैं बात कर रही हूँ उनको तो वो भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए डेली बेसिस में रोज उठ के ऑफिस आना और खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं ये अपनी अपनी इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बस बात ये है कि शासन प्रशासन नीतियां हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, लेकिन उनको ग्राउंड द लेवल जाकर इन लोगों तक उन स्कीम्स को बता पाना, जिससे इनका फैसिलिटेशन हो सके, कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहन बन सके और ये कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण की दिशा में इस देश को मजबूत कर सके और स्वयं को मजबूत कर सके। आज एनडीटीवी के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं सतना के एकेएस यूनिवर्सिटी में। एकेएस यूनिवर्सिटी कैंपस में उन स्टूडेंट्स के बीच में जो कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य बनाने की दिशा में अग्रसित होते युवा हैं। अलग अलग कोर्सेस में, चाहे वो मास्टर्स के जो विभिन्न कोर्सेस हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के हों, चाहे अन्य कोर्सेस हों, उनमें कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, कुछ अब्रॉड जाके कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं। तो आखिर उनसे जानते हैं कि ये जो देश का जो बजट है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो डेवलपमेंट जिसकी आशा की जा रही है, कि क्या परसेप्शन है आखिर उन युवाओं के बीच में जो कहीं ना कहीं इस देश का भविष्य है। क्या नाम है भैया आपका? पीयूष कांतरा है नाम है। पीयूष, क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ से पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ। आज की डेट पे परसेप्शन में जैसे इंडिया के अंदर आप देखते हैं तो किन चीज़ों पे आप डेवलपमेंट पाते हैं, कहाँ पाते हैं अपने देश को? हमारे देश में अभी सर डेवलपमेंट ऐसे हुआ है कि जैसे पहले हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लाइक जैसे हम लोग को बहुत सारे साइट्स भी हमको एक्सेस करने के लिए मिलता था, अगर रिसर्च के प्रॉस्पेक्ट में बात करें, और आज के डेट में वो सारी है। इंडिया खुद ही एक, जैसे मैं जीनोमिक्स पे बहुत काम करता हूँ, तो जीनोमिक्स पे बहुत सारा इस समय खुद ही एक डेटाबेस जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, और वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो कि आई थिंक एशिया में सबसे बड़ा होगा। और अभी आगे फ्यूचर इस चीज़ पे ये हो सकता है कि हम जिस तरह से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ला रहे हैं मोदी जी, वो इस चीज़ को और इंडिया में और ग्लोबलाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो फ्री ही होना चाहिए, हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में फ्री है, प्राइवेट वालों के लिए भी वो फ्री होना चाहिए। क्या नाम है बिटिया? शैलजा अग्रवाल। शैलजा, कैसा देखती हैं इंडिया के अंदर डेवलपमेंट को, बजटिंग में क्या सोचती हैं, क्या आशाएं हैं आप लोगों? सर, आई एम MBA स्टूडेंट एंड माय स्पेशलाइजेशन इज बैंकिंग एंड HR। सो मैं डेवलपमेंट में ये देखना चाहूँगी कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, बट उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा हाई है। तो हम ये समझेंगे कि हम इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, और जो हम अपनी FD वगैरह करवाते हैं उसमें भी जो हमको इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, और बैंक हमारे लिए कुछ ऐसी मतलब फैसिलिटीज़ दे जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो। बैंकिंग फैसिलिटेशंस हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्रोवाइज हो। क्या नाम है आपका? आई एम आकांक्षा गुप्ता। आई एम परसुइंग MBA 4th Gen HR बैंकिंग, माय स्पेशलाइजेशन। सर, मैं केस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। यहाँ बहुत से बच्चे जो हैं वो गांव से आते हैं, उनको भी काफ़ी सुविधाएं देनी चाहिए। हालांकि आज की डेट में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं और हमारी केस यूनिवर्सिटी भी उस पर बहुत वर्क कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है माय नेम इज अनुष्का सिंह चंदेल और मैं यहाँ पे MBA बैंकिंग और HR से हूँ। पर अभी जो बजट आ रहा है उसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसमें हमको ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है। जो गांव में मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, और सिटी में भी है तो उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना। पहले की तुलना में तो इम्प्रोवाइज हुई हैं चीज़ें? ये सर हुई है, पर अभी गाँव जो बैकवर्ड सेक्टर है वहाँ पे उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है अभी। गवर्नमेंट से जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं और सुधार की आवश्यकता है कि वहाँ पर मेडिकल व्यवस्थाएं अच्छी हो सके। पहले की तुलना में तो अच्छी हुई हैं। पहले की तुलना में तो अभी अच्छी हुई है जी। सर, बजट जैसे अपना बजट आने वाला है तो बजट में सर हमारे बजट में कुछ मतलब चीज़ें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जैसे इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा लगता है, और जैसे एजुकेशन सेक्टर आ जाता है तो एजुकेशन सेक्टर में अभी भी गाँव के लोगों को मतलब उतनी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। टीचर्स हैं लेकिन पढ़ाते नहीं है, तो इस सब में ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और जैसे जनरल कैटेगरी वाले ST SC वगैरह को तो उन्होंने कुछ मतलब फीस वगैरह के लिए कम किया, लेकिन जनरल वालों को भी
कुछ लोग बहुत पुअर कंडीशन में आते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग भी, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और जैसे अपने इंडिया के डेवलपमेंट पे आ जाते तो इंडिया के डेवलपमेंट से गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप किया है, तो स्टार्टअप में गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है, जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते, बिजनेस करना चाहते उसको हेल्प करती है। ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हुई है, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। MSMEs के लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। पहले MSMEs के ऊपर तो फोकस होता नहीं था, अब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो हो रहा है। वो लोग नए नए आइडियाज ला के इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वर्क करना चाहते हैं, तो इसमें ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, तो लोगों को कुछ काम भी मिल रहा है। ये सब चीज़ें में तो गवर्नमेंट थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। पहले के परिदृश्य से अब कितना बदलाव महसूस करती हैं? जैसे हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या परिदृश्य देख पाती हैं? सर, पहले के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी से 4 स्टार्टअप्स निकल चुके हैं। इवन हमें भी एक स्टार्टअप प्लान के लिए बोला जा रहा है, हम भी उसमें वर्क कर रहे हैं। तो उस स्तर से देखा जाए तो आज हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है। जैसे IT की यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, तो गवर्नमेंट को उस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ हैं जिनके यहाँ बच्चे बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाते हैं, बट फैमिलीज़ वो अफोर्ड नहीं कर पाती कि वो उन्हें उतना दूर भेज सके। तो MSMEs की जो योजनाएं हैं बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अच्छे टैलेंटेड हैं, बट कहीं ना कहीं उन तक अप्रोच नहीं पहुंच पा रही है। उन तक वो अप्रोच पहुंच नहीं पा रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि हाँ, गवर्नमेंट इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान दे। कहीं ना कहीं उन लोगों के प्रति खास ध्यान देने की आवश्यकता है जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट तो है, जिनके अंदर तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक संसाधनों की कमी के चलते कहीं ना कहीं वो उन्नत भारत की दिशा में कहीं ना कहीं सहभागी नहीं बन पाते हैं। तो शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या देख पाते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो MSMEs के डेवलपमेंट में वर्क चल रहा है, इस पे प्रॉपर जानकारी देनी चाहिए। जो ग्रामीण के भी लोग हैं उनमें भी अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, कैसे किस चीज़ को रन किया जाए उनको भी बताना चाहिए। जैसे कि वो MSMEs पे वर्क करें और इससे इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ हो। अगर उनको नहीं मालूम होगा तो फिर कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जैसे जो एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी चाहूँगा कि कोई भी बजट पास करने से पहले उसको प्रॉपर वे पे स्ट्रक्चर्ड किया जाना चाहिए, जिस हिसाब से बजट का सही उपयोग होना चाहिए। वैश्विक परिदृश्य में भारत जो विकसित भारत की दिशा है, आगे कैसा क्या देख पा रहे हैं? सर, अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो अभी इंडिया है 5th रैंक में अभी चल रहा है इकोनॉमी में, और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जी। तो ये सब विकसित भारत का एक लक्षण है। बट मैं चाहता हूँ कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना चाहते, लाइक जो जॉब सीकर्स हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली जाए। क्योंकि हमारे इंडिया में जैसे कई फॉर्म्स निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उनके लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो फीस फ्री कर दें, जिससे कि जो मिडिल क्लास है या फिर पुअर पीपल्स हैं वो इजीली उसको एक्सेस कर पाएं और पेपर दे सकें उन एग्जाम्स के लिए। यस सर। ये भी एक अच्छा एक आइडिया है कि जो अच्छे टैलेंट हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको एग्जामिनेशंस की जो हायर रेंज की जो एग्जामिनेशन फीस हैं, एग्जाम को पास करने के बाद एजुकेशन की फीस महंगी होना लाजमी है इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते, लेकिन कहीं ना कहीं उन एग्जाम्स की जो क्वालिफाइंग के लिए जो एग्जाम हैं उनकी फीस कहीं ना कहीं नियंत्रित होने की आवश्यकता है। युवा व्यवसायियों के बीच में, युवा उद्यमियों के बीच में, जो कहीं ना कहीं हमारा देश का भविष्य है, उन्होंने अपने बलबूते पर अपने न सिर्फ अपने व्यवसाय को स्थापित किया बल्कि समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाई है। उनसे आखिर जानते हैं कि सरकार के तमाम दावे वादों के बीच में उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या वो वर्तमान परिस्थितियों में देख पा रहे हैं, और क्या इस देश को सुदृढ़ करने में, देश को मजबूत बनाने में वो क्या आशाएं करते हैं। अपने आप में ये वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें अब तो काफी पारदर्शिता भी आ चुकी है, नई स्कीम्स भी सरकार लगातार लेके आ रही है। बावजूद इसके आप अभी और क्या चीज ऐसा समझते हैं कि जिस देश में स्कोप है और एनहांसमेंट का, डेवलपमेंट का, क्या आशाएं हैं ऐसी बजटों से? There are certain policies कुछ with respect to the freight determination, I think that needs to be come up because there's so much diversity. So freight determination, freight rate, basic rate has to be determined by the government so that it can regulate the by and large the industry, as well as there's a problem with respect to overload. So that needs also to be checked and countered so that it becomes a level platform for everybody, a level playing field, and nobody gets that leverage. And we सबको एक प्रकार से मिल जाएगा। संदीप, क्या सोचते हैं वर्तमान परिदृश्य में, कहाँ देखते हैं चीजों को? देखिए,
डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मेरी इंडस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिजिटाइजेशन जो है ना उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कहाँ आपको लगता है कि दिक्कतें हुई हैं अभी? देखिए अगर सुधार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बजट सेशन भी आने वाला है। बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, सबकी नीड्स डिमांड्स अलग अलग होती हैं। तो मैं थोड़ा बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन मेरे को लगता है कि हर आदमी की हर एक चीज़ नीड्स पूरी फुलफिल भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। बट एज अ एंटरप्रेन्योर मैं सोचता हूँ कि जैसे हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाला था इंडिया एमपी में, तो हम लोग एज अ एंटरप्रेन्योर जब भी कोई इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शॉर्टलिस्ट करते हैं तो बहुत फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे एमपी की पॉलिसीज़ क्या है, सब्सिडी पॉलिसीज़ क्या है, सपोर्ट क्या है गवर्नमेंट का। तो हमने वो सोचते हुए बगास डिस्पोजेबल यूनिट डाला यहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि जब गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं। हो सकता है पूरे फुलफिल हों भी, बट अभी जो डिले हो रहा है उसकी वजह से ना हम मार्केट में रिलेवेंट नहीं रह पाते, कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते। उस वजह से बहुत बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट भी और जो प्रोडक्ट कॉस्ट है दोनों चीजों जो सब्सिडीज गवर्नमेंट कमिट करती है हम वो दैट इज नॉट अ प्रॉफिट, वो हम कॉस्टिंग इनपुट कॉस्ट कंसिडर करते हुए मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अब वो डिले हो जाता है तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाता है। तो अभी जो हम लोग स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वही है कि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है। अदर स्टेट से कंपेयर करते हैं या इंटरनेशनल मार्केट से भी कंपेयर करते हैं तो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता। तो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी पॉलिसीज है उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी जवाबदेही की आवश्यकता है कि जिससे जिन उद्यमियों को जो जवाबदेही जो सरकार जो वादे करती है, जब उनके इन्वेस्टमेंट के समय बातें करती है, उनको कहीं ना कहीं समय के साथ साथ पूरा किया जाए, जिससे कि वो जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो उनका फ्रूटफुल हो सके और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ सके। हमारे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी ज्वेलरी बिजनेस में बड़ा काम कर रहे हैं। आशीष जी क्या दिखता है आप? थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा सिक्योरिटी देना चाहिए मार्केट में, क्योंकि चोरियां भी हो रही हैं, चोर भी बढ़ रहे हैं इस टाइप से। तो थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। अगर इसको करेगी तो भविष्य और अच्छा रहेगा हम लोगों का। सेफ्टी एक कंसर्न है आपके बिजनेस के लिए। हमारे साथ गुंजन जी हैं। गुंजन, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, कैसा क्या देख पाते हैं भारत में वर्तमान परिदृश्य में? हम भी ज्वेलरी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री में बेसिकली जो हम अभी देखते हैं, जो एक लोगों के अंदर एक अविश्वसनीयता थी, अब हॉलमार्क जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, साथ में अब उन्होंने एक बहुत अच्छा जो HUID और हॉलमार्किंग के का एक जो सिस्टम उन्होंने डाला है, उससे क्या है एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, कस्टमर को एक सिक्योरिटी मिलती है, एक से मतलब मिलता है कि जो वो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो पूरी तरीके से अश्योर होके सामान ले पाते हैं और एक निश्चिंतता होती है कि क्योंकि सोना चांदी एक ऐसा फील्ड है जिसमें विश्वसनीयता के अलावा कुछ है नहीं। वही विश्वसनीयता अब और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो लोग सिर्फ एक सिंगल पर्सन के ऊपर विश्वास करके सामान लेते थे, उसके साथ लोगों को कई जगह पे कई बार लोगों ने अपने आप को ठगा सा भी महसूस किया। लेकिन अब जब क्योंकि हॉलमार्क आ गया है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी हो गई और गवर्नमेंट ने भी अब इसको एक सर्वर में डाला है, चीज़ें प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन आप देख सकते हो, जांच सकते हो। इसमें ज़रूर सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें अभी पूरी तरीके से ईजी नहीं है हम लोगों को हॉलमार्किंग सेंटर में चीज़ों को अपलोड करवाना पड़ता है। हमारे साथ प्रतीक हैं। प्रतीक, आप फार्मा इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कहाँ वर्तमान परिदृश्य में कहाँ पाते हैं, क्या आशाएं हैं बजट में आप लोगों? देख, कुछ चीज़ों में तो पब्लिक के लिए और जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं कि इजी टू अप्रोच हो गया है पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी हो गया है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बहुत मुश्किल से मिलता था कि हम जिस इंडस्ट्री में उतना वेट नहीं कर सकते, सर्जिकल और फार्मा में, तो उसमें ये चीज़ें हो गई कि चीज़ें इजी टू अप्रोच हो गई। कुछ ड्रॉबैक्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ जो सर्जिकल इंडस्ट्री है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है और एक जोन पर ही पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब होने के कारण दूसरी साइड चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई है, तो उसका फर्क पड़ता है छोटे और बड़े शहरों का। सेकेंड चीज़ जो प्रॉब्लम हमें हो रही है कि एक जो सर्जिकल इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं वो OTC जैसा वर्क करने लगी है कि जब जिसका परचेजिंग पावर ज़्यादा रहेगा तो जो छोटे लेवल पे या छोटे शहरों में जो लोग वो काम कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं ले पा रहे हैं और वो क्वालिटी बेचना उतना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ हम लोग अपनी इंडस्ट्री में फेस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसके कारण जो पब्लिक है जो निचले रूरल एरियाज में है उनको वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं पैसे देने के बावजूद जो उनको ऑलरेडी मिलने चाहिए। थर्ड चीज़ आप कुछ खुद ही नोटिस कर रहे होंगे, जैसे अटैक्स के बहुत केसेस कार्डियक अरेस्ट के बढ़ गए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। तो मैं एक एज ए यंग एंटरप्रेन्योर ये चाहूँगा गवर्नमेंट से कि कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हाइपरहाइपोसिस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम है, इसका एक जनरल एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं कि जब हम डेवलप कंट्रीज को देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को, तो जो बेसिक
जब उनको प्रॉब्लम होती है वो उन इंस्ट्रूमेंट्स को चीज़ों को यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम हाईएस्ट लेवल पे पहुँच के लोग करते हैं, तो वो अवेयरनेस होनी चाहिए क्योंकि लोगों को अभी बहुत काम करना है यहाँ पर। मोहित जी हमारे साथ हैं। मोहित होटल इंडस्ट्री के टाइकून हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। होटल इंडस्ट्री में आज की डेट पे चूंकि आपने बहुत बड़ा एम्पायर खुद खड़ा किया है, कितना क्या ईज पाते हैं, पहले की परिस्थितियों में आपकी परिस्थितियों में क्या फ़र्क है और क्या आशाएं करते हैं सरकारों से? ज्ञान भैया, पहले तो धन्यवाद आपका इतनी बढ़ाई करने के लिए। सेकेंडली ये मैं कहना चाहूँगा कि 15 साल से जो हमने ऑब्जर्व किया है पैटर्न में, शुरू के जब हमने चालू किया था 5 साल हम लोग को जो कस्टमर्स हमारे आते थे यूजुअली डाइन इन में बहुत कम आते थे। देवर जनरली शादी, तिलक, बरहो, ओली, परीक्षा ये सब होते थे। बट पिछले 5 साल से जो हमने देखा है कि आजकल लोग छोटे से छोटा प्रोग्राम भी उसको एक यादगार बनाना चाहते हैं, चाहे वो 50 लोगों का हो, 40 का हो, 20 का हो। छोटी से छोटी खुशियां भी अब लोग घर में इवेंट सेलिब्रेशन अब अच्छा हो रहा है। हाँ जी, सेलिब्रेशन अच्छा हो रहा है, पर अब उसमें एक कुछ जो चीज़ें हैं जो हम लोग को फेस करनी पड़ती है। जैसे अब मैं आपसे बात कहूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट की बात करें तो इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में आपके रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाएंगे 5%, कई जगह 5% आपको टैक्स लगेगा, कई जगह रेस्टोरेंट में आपको 18% है। यही आप इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं उसमें आपको 28% है। तो मेरे हिसाब से सरकार को पहली चीज़ एक तो ये कर देनी चाहिए कि टैक्सेबल एक वो होनी चाहिए। जैसे 5% जैसे हम लोग लेते हैं, 5% में हमको इनपुट नहीं मिलता है, 18% लेते तो इनपुट मिलता है। अब समस्या ये है कि 18% लेंगे तो कस्टमर नाराज होता है, बिल्कुल, कि सर ये आप ज़्यादा टैक्स ले रहे हो। और 5% लेते हैं तो हम लोग को इनपुट नहीं मिलता है, वो अलग से ठीक है, वो एक अलग बात है, वो कस्टमर की जेब से जाता है। बट एक कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक इवन स्लैब सिस्टम होना चाहिए। हाँ जी। दूसरा, जैसे अब बार है, अब बार में हम लोग को खोलने के लिए कुछ नहीं तो अराउंड 15 से 20 लाइसेंस की आवश्यकता होती पहले। तो एक साधारण आदमी के लिए ये बार खोलना या कोई भी ऐसे खोलना, मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया को थोड़ा आसान करना चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो। एक अगर मैं बात करूं कि आज कोई भी आप सर्टिफिकेशन लेने जाते हैं तो आपको कम से कम महीना से 1.5 महीना लग जाता है। तो व्यापारी आदमी का कहीं ना कहीं उसमें लॉस होता है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये जो पूरी एक प्रक्रिया है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। जैसे तमाम व्यवसायियों से अलग अलग क्षेत्र के जो व्यवसायी हमारे साथ युवा काम कर रहे हैं, जिनसे हमने बात कर रहे हैं, उनसे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, उनको सिंप्लीफाई ना भी करें तो भी कम से कम इतनी पारदर्शिता हो कि जो गवर्नमेंट मशीनरी के जुड़े हुए लोग हैं वो इनको आसानी से समझा पाए। और कहीं ना कहीं आसानी, जब तक ये आसानी से कार्य नहीं कर पाएंगे तब तक कहीं भी हम सुदृढ़ राज्य की, सुदृढ़ बिजनेस जो फील्ड है, जो ये लगातार काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।